I'm online. Are you done, bete? ग्रेट ग्रेट, चलो अब आगे चलें। पहली क्लास स्टार्ट करवाने लगी हूं मैं, ट्राई साइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स। इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है?
The tricyclic antidepressants completely block the neuronal uptake of noradrenaline and serotonin, resulting in increased concentration of these transmitters at the receptor sites. They are non-selective and also block muscarinic H1, histamine and alpha-1 adrenergic receptors. ठीक है, आवाज आ रही है क्लियर? आवाज क्लियर आ रही है मेरी? ओके ग्रेट। अब ये क्या करते हैं, ट्राईसाइक्लिक या पॉलीसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, ये क्या करते हैं, टीसीएस जिनको हम कहते हैं अक्सर, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जो मोनोअमीन्स हैं, नॉर एड्रीनालीन एंड सेरोटोनिन, उनके अपटेक को ब्लॉक कर देते हैं। ऐसा है कि साइनेप्सिस, तुम्हें पता है न्यूरॉन्स के दरमियान जो स्पेसेस होती हैं उनको साइनेप्सिस कहते हैं। अब जब मुझे न्यूरोट्रांसमीटर की जरूरत थी तो न्यूरॉन्स ने पैगाम भेजा ब्रेन को कि इस न्यूरोट्रांसमीटर की बॉडी को जरूरत है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर चेंजेस आई और वो न्यूरोट्रांसमीटर जो है, वो जो स्पेस है साइनेप्सिस, जब हमारे पास जो है वो आपस में जो कनेक्ट होती हैं, जहां पर डिफरेंट न्यूरॉन्स, उनके दरमियान जो स्पेस है साइनेप्सिस, उसके अंदर वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। रिलीज होने के बाद वो अपना काम करता है। अपना काम करने के बाद न्यूरॉन उसको दोबारा एब्जॉर्ब कर लेती है या अंदर अपने स्टोर कर लेती है, जिसको कि हम कहते हैं री का मतलब दोबारा, अपटेक वापस ले लेना, री अपटेक दोबारा वापस ले लेना। काम करने के बाद न्यूरॉन उसको दोबारा ले लेती है और स्टोर कर लेती है, और अब जब दोबारा उसे सिग्नल मिलेगा तो वो इसको रिलीज करेगी। तो डिप्रेशन में क्या हो रहा था, ये मोनोमीन्स कम थे, इनकी कमी की वजह से डिप्रेशन हो रहा था। तो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स क्या करती हैं कि इन मोनोअमीन्स के रीअपटेक को नहीं होने देती, यानी इन्हें नर्व टर्मिनल्स जहां से ये रिलीज होते हैं वहां पर दोबारा जाकर स्टोर नहीं होने देती, और इन्हें एट द रिसेप्टर साइट ही मौजूद रहने देती हैं, ताकि वहीं पर मौजूद रहें, कंबाइन करें और मूड एलिविएशन हो। और क्या करती हैं, नॉन सेलेक्टिव हैं, ये तो बड़ा अच्छा काम करती हैं, लेकिन साथ और भी ऐसा काम करती हैं जिसकी हमें जरूरत नहीं है। मस्करेनिक जो रिसेप्टर्स हैं उनको ब्लॉक कर देती हैं, H1 हिस्टामिनिक को ब्लॉक कर देती हैं, एड्रीनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती हैं, अल्फा-1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर जो सिंपैथेटिक सिस्टम में होते हैं उनको कहते हैं, और आगे उनकी टाइप्स होती हैं अल्फा-1, अल्फा-2, मिक्स्ड, बीटा-1, बीटा-2, वो भी मेरे साथ आप पढ़ोगे। इसके फौरन बाद मैं इंशाल्लाह वही स्टार्ट कराऊंगी, जिस तरह अब कॉलेज स्टार्ट होगा मैंने सबसे पहले ANS करवाना है, और अल्लाह करे कि बेहतरी रहे, लेकिन सबसे पहले मैंने उसी को आप लोगों को वाइंड अप करवा देना है। अगर कोई और खुदा ना खास्ता कोई दोबारा लॉकडाउन लगता है तो उससे पहले एटलीस्ट ये ANS से तो हमारी जान छूटे, ठीक है। अच्छा जी, अब ये क्या है, दे ऑल्सो एक्ट एज एंटीकोलिनर्जिक। हम ये भी चाहते हैं कि जो ड्रग हम खाएं वो एंटीकोलिनर्जिक के तौर पर भी काम करें, यानी ये एसिटाइलकोलिन की ओवर एक्टिविटी को ब्रेन में डिक्रीज करवाती है। ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट की बात कर रही हूं। साथ ही साथ ये क्या करती है, न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन और नॉर एड्रीनालीन का रीअपटेक नहीं होती। तो दोनों वही काम कर रही है जो हमें चाहिए मूड एलिविएशन के लिए डिप्रेशन में। सो ये अच्छी है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट क्या है कि ये कुछ ऐसे काम करती है जो हमें नहीं चाहिए, नॉन सेलेक्टिव है। जैसे बिल्कुल ऐसा है कि मैं तुम्हें कहूं बेटे फार्माकोलॉजी का लेक्चर पढ़ना शुरू करो, तुम साथ साथ फार्माकोलॉजी की बुक तो खोलो, सुन रहे हो, पर साथ साथ बीच में बायोकेमिस्ट्री की किताब भी खोलो, तो नॉन सेलेक्टिव एक्शन हुआ ना। सेलेक्टिव अच्छा होगा जब जिस चीज का वक्त हो वही काम किया जाए। तो जो चीजें हमें डिजाइड नहीं है जब वो होंगी तो वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होंगी, इसलिए हम डिफरेंट क्लासेस की तरफ स्विच करते हैं। हमेशा सेलेक्टिव थेरेपी नॉन सेलेक्टिव थेरेपी से ज्यादा अच्छी होती है। फार्माकोलॉजिकल एक्शंस की तरफ आ रही हूँ। अच्छा बेटे, एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैं पूछना चाह रही हूँ, काइंडली मुझे बताओ, अब तक मैंने जितना पढ़ाया है वो तुम्हें समझ तो आ रहा है? तुम्हें फार्माकोलॉजी की समझ आ रही है? मेरे मेथड से मुतमईन हो तुम? कोई चीज तो नहीं है जिसकी तुम्हें कमी लगती है तो लेट मी नो बेटे। आई एम ऑलवेज रेडी टू ट्राई न्यू थिंग्स और इनोवेट माई सेल्फ। समझ आ रही है आपको अच्छे से? हर चीज क्लियर हो रही है? ठीक है, ग्रेट, थैंक यू बेटे। अच्छा, मोड ऑफ एक्शन हो गया, बातें फार्माकोलॉजिकल एक्शंस की तरफ कि ये क्या क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शंस परफॉर्म करती है ये ड्रग। ठीक है, याद रखो
मैं हमेशा आपको ये कहती हूँ बेटे, थैंक यू नफीसा, थैंक यू बेटे, बस आपने भी अपनी तरफ से बेटे कोई कमी नहीं छोड़नी। अच्छा बेटे, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस हमेशा याद रखना, जो फार्माकोलॉजिकल एक्शंस डिजायर्ड होते हैं या जो पॉजिटिव फार्माकोलॉजिकल एक्शंस होते हैं वो क्लिनिकल यूजेस बन जाते हैं, और जो फार्माकोलॉजिकल एक्शंस अनडिजायर्ड होते हैं या नेगेटिव होते हैं वो साइड इफेक्ट्स बन जाते हैं। ठीक है। अच्छा, फार्माकोलॉजिकल एक्शन सीएनएस के ऊपर जाके ये क्या करती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम तो इसका सीएनएस पे ही है। ये एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। इसका मतलब है पर्सन को डिप्रेशन से निजात देते हैं। ठीक है। और अगर ये नॉर्मल पर्सन को दे दिए जाएं तो उसमें हाइपोटेंशन, एंजाइटी, हेडेक, स्लीपीनेस एंड एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। दे एलिवेट मूड, इंप्रूव मेंटल अलर्टनेस एंड इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी। अब देखो बेटे, एंटी डिप्रेसेंट एक्शन ये तभी प्रोड्यूस करेंगे जब डिप्रेशन मौजूद होगा। अगर डिप्रेशन ही मौजूद नहीं होगा और ऐसे बंदे को ये दे दिए जाए तो क्या होगा, अपोजिट इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। उसका लेवल तो ऑलरेडी ठीक है, उसका तो कोई न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल डिस्टर्ब ही नहीं है। अगर न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल डिस्टर्ब नहीं है और तुमने उसे एंटी डिप्रेसेंट दे दी है तो फिर हेडेक, स्लीपीनेस, हाइपोटेंशन, सारे एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट्स उसमें होना शुरू हो जाएंगे। ये एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट्स क्या होते हैं, पीछे मैंने तुम्हें एक ड्रग के साइड इफेक्ट में पढ़ाया था, एंटीबायोटिक में ड्राइनेस ऑफ माउथ, ब्लड विजन, यूरिनरी रिटेंशन, इंक्रीव जीआईटी सिक्रीशन, ये सब एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट है। ठीक है। और ये एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट अभी डिटेल में मेरे साथ एएनएस में भी पढ़ोगे। अच्छा, मूड एलिवेट करते हैं, मेंटल अलर्टनेस को बढ़ा देते हैं और फिजिकल एक्टिविटी भी बेहतर हो जाती है। ऑनसेट ऑफ मूड, यही उसका बेसिक जो है फंक्शन है कि ये मूड की एलिवेशन करवाता है, लेकिन ये स्लो प्रोसेस है। ये नहीं कि मैंने अभी ड्रग खाई और साथ ही में नाचना फिरना शुरू कर दूं। इट मींस इट विल टेक सम टाइम, बट यस इट इज गुड इन मूड एलिवेशन। यस बेटे, कॉन्स्टिपेशन भी है। आगे एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे क्या करता है, एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट है इसका, यानी कि एसिटाइल कोलिन के अपोजिट काम करता है, वो तुमने इसके मैकेनिज्म में भी पढ़ा है। इनडायरेक्टली पोटेंशिएट करता है सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी। कौन से सिंपैथोमाइमेटिक्स की, एम्फेटामिन, एफेड्रीन, बाय प्रिवेंटिंग द रीअपटेक ऑफ नॉरएड्रेनालिन। बेटे वो ड्रग जो सिंपैथेटिक सिस्टम पे एक्ट करती हैं उनको सिंपैथोमाइमेटिक्स कहते हैं। माइमेटिक का मतलब है मिमिक करना, सिंपैथेटिक सिस्टम को मिमिक करती हैं। तो इनडायरेक्टली ऐसी ड्रग्स जो सिंपैथेटिक सिस्टम को मिमिक करती हैं, यानी एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन की तरह काम करती हैं, उन ड्रग्स की एग्जांपल है एम्फेटामिन और एफेड्रिन। ये उनके रीअपटेक को भी जो है ये जो है ये नॉर एड्रीनलिन के रीअपटेक को इनहिबिट कर देती हैं। आप सीवीएस में बेटे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में ये मायोकार्डियम को सेंसिटाइज करती हैं टू केटकोल अमीन्स। ठीक है। एंड दस में कॉज वेंट्रिकुलर डिसरिथमियास। केटकोल अमीन्स भी ड्रग की एक क्लास है। ठीक है। तो ये क्या करती हैं, इसमें हमारे पास केटकोल रिंग होती है, फिनोल के ऊपर जब एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होता है वो फिनोल केटकोल बन जाता है, साथ ही साथ अमीन ग्रुप लगा दो तो केटकोल अमीन्स बन जाते हैं। ठीक है। उसके बाद ये फिर नॉर एड्रेनालिन के रीअपटेक को प्रिवेंट करती हैं और हाइपरटेंशन कॉज कर सकती हैं। ठीक है। अच्छा जी, इंटरेक्शंस। अब इसके बेटे इंटरेक्शंस क्या हैं, दे इंटेगोनाइज द हाइपोटेंसिव इफेक्ट ऑफ ग्वानिथिडीन, बेथेनिडीन एंड क्लोनिडीन। बेटे ग्वानिथिडीन, बेथेनिडीन एंड क्लोनिडीन सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं। आगे जाके मैंने सीवीएस में आपको पढ़ानी है, यानी ये वो वाली एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर जाके एक्ट करती हैं। ये उनके हाइपोटेंसिव इफेक्ट को इंटेगोनाइज कर देती हैं। यानी कि अगर कोई बंदा ये वाली ड्रग्स खा रहा है, अगर उसको फर्ज करो मुझे हाइपरटेंशन है और मुझे ट्रीट करने के लिए तुमने ये वाली ड्रग्स दे दी हैं और ये वाली ड्रग्स सीएनएस के ऊपर जाकर एक्ट करती हैं और हाइपरटेंशन को अगर अपोज करेंगी, उसके अपोजिट करेंगी तो हाइपरटेंशन करवाएंगी ना। तो ये क्या होता है, जब तुम इन ड्रग्स को ले रही हो साथ ही साथ तुमने ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स ले ली हैं तो ड्रग ड्रग इंटरेक्शन होता है और जो हाइपोटेंसिव इफेक्ट क्रिएट करना होता है ना इन ड्रग्स ने किसी हाइपरटेंसिव पेशेंट के अंदर, वो एंटेगोनाइज हो जाता है। ड्रग तुमने खा लिया लेकिन उसका कोई इफेक्ट फील नहीं होगा क्योंकि ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ने उनके इफेक्ट को एंटेगोनाइज कर दिया। उसके बाद
मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, ये एक और क्लास ऑफ ड्रग्स है जो मोनोअमीन्स, मैंने तुम्हें बताई है ना क्लास मोनोअमीन्स। मोनोअमीन्स में क्या क्या तुमने भी पढ़ा है, नॉरएड्रेनालिन होता है, सेरोटोनिन होता है, ये नेचुरली अकरिंग मोनोअमीन्स हैं। इसलिए इसके अलावा मोनोअमीन्स रिलेटेड ड्रग्स भी मौजूद है मार्केट में। तो अब अगर मोनोअमीन को ऑक्सीडेव जो है वो एक एंजाइम का नाम है, उसको इनहिबिट करने वाले ड्रग्स अगर तुम खाओगे, वो खा रहे और साथ ही उसके ये भी खा लोगे, तो पेशेंट में स्फेयर हाइपरटेंशन हो जाएगी। कैसे स्फेयर हाइपरटेंशन हो जाएगी? एक तो जब तुम ये ड्रग खाओगे तो ये मूड एलिविएशन करती हैं। तो मूड एलिविएशन करती हैं तो क्या होता है, इसका मतलब है नॉरएड्रेनालिन के लेवल को बढ़ा देती हैं। नॉरएड्रेनालिन क्या करता है? नॉरएड्रेनालिन हार्ट रेट को बढ़ाता है। ऐसा ही है, क्योंकि ये सिंपैथोमाइमेटिक न्यूरोट्रांसमीटर है, तो सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी में हार्ट रेट बढ़ जाता है। और ये जो मोनोअमीन ऑक्सीडेज एंजाइम होता है, ये नॉरएड्रेनालिन की ब्रेक डाउन करवाता है। यानी बहुत ज्यादा भी हार्ट रेट बढ़ जाएगा तो क्या टैकीकार्डिया करवाना है? हमने पेशेंट को टैकीकार्डिया तो नहीं करवाना। तो ये एंजाइम अल्लाह ताला ने बॉडी में रखा हुआ है कि ये उसको इंटेगोनाइज करता है, उसको हाइड्रोलाइज कर देता है एड्रेनालिन को, कि अब तुम्हारे एक्शन की जरूरत नहीं है, हार्ट रेट इतना नहीं बढ़ाना। अब एक तरफ तुम मुझे ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट दे रहे हो जो नॉर एड्रेनालिन को वापस जाने नहीं दे रहा नर्व टर्मिनल में, और कह रहा है कि जी अपनी जगह पे रहो और काम करते जाओ। दूसरी तरफ वो पेशेंट कोई मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर भी खा रहा है, और इस मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर का काम उस नॉर एड्रेनालिन को डिस्ट्रॉय करना है हाइड्रोलिसिस के जरिए। एक्सेसिव इफेक्ट तो नहीं ना चाहिए। अब दोनों काम हो रहे हैं, ना वो वापस जा रहा है, ना उसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है, क्योंकि उस एंजाइम को इनहिबिट करने वाली ड्रग भी मैं साथ खा रही हूँ। तो इन द एंड हाइपरटेंसिव क्राइसिस होता है विच कैन लीड टू डेथ। अच्छा बेटे, मोड ऑफ एक्शन से लेके इंटरेक्शंस तक पढ़ाया है। 5 मिनट का प्लीज टाइम दे रही हूँ, इसको भी के अभी रीड आउट करो, फिर मैं आगे जाऊंगी। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कोई क्वेश्चन है तो इसके बाद पूछो, ठीक है? अब इतनी देर के लिए मैं खामोश रहूंगी। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ बेटा।
ठीक है बेटे, आप आगे पढ़ो, मैं CVS का पॉइंट 2 समझा देती हूँ, आप बाकी का रीड करो, डोंट वरी, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। आज कितने बॉयज ऑनलाइन हैं? इधर मैसेज करके मुझे बताएं, कितने बॉयज ऑनलाइन हैं? ठीक है, इंटरेक्शन वाला भी रिपीट कर देती हूँ, डोंट वरी। जितने लोग ऑनलाइन, लड़कों की बात कर रही हूँ, लड़कियों की नहीं। क्लास के लड़कों में से जितने लड़के ऑनलाइन है, जरा यहाँ मैसेज करें मुझे। थोड़ी देर तक बनाना भी नहीं। ठीक है, तलहा के अलावा और कौन है? मुझे नहीं लगता कोई और ऑनलाइन है, ना ही मुझे जॉन नजर आ रहा है क्लास में। जॉन क्लास में है कि नहीं है? इंशाल्लाह होपफुली विद इन 10 days क्लासेस स्टार्ट हो जानी है। फिर क्या एक्सक्यूज होगा तुम्हारे पास? ठीक है, तलहाई क्लास में है, ओके, आई विल एड्रेस दिस मैटर इन द क्लास फेस टू फेस, यू हैव टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस। अच्छा बेटे, मैं ये पॉइंट्स रिपीट कर देती हूँ, बाकी सब पढ़ लिया, बाकी सारा क्लियर हो गया है? बाकी सारा क्लियर है बेटे? ओके ठीक है, सबसे पहले CVS का सेकंड पॉइंट, they prevent reuptake of noradrenaline which may result in hypertension. noradrenaline सिंपथेटिक और पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम तुम लोगों ने पढ़ा होगा, जिसको के फाइट या फ्लाइट कहते हैं, ठीक है? सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम का जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो नॉरएड्रेनालिन है, और नॉरएड्रेनालिन के रिलीज होने से हार्ट रेट बढ़ता है। पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम का न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है फैसल, पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम का न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन है, जो कि हार्ट रेट को डिक्रीज करता है। अब एक चीज जो हार्ट रेट को इंक्रीज करती है, जिसका नाम है नॉरएड्रेनालिन, अगर वो अपना काम करने के बाद रीअपटेक उसका नहीं होगा, यानी नर्व टर्मिनल्स उसको दोबारा अपने अंदर स्टोर नहीं करेंगे और वो वापस नहीं जाएगी, अपनी जगह पर मौजूद रहेगी, तो क्या होगा? हार्ट रेट जो पहले बढ़ा था वो अब इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि हाइपरटेंशन हो जाएगी, टैकीकार्डिया हो जाएगा। समझ आई है? मुझे बिरयानी बहुत पसंद है, मैं शौक से खा रही हूं। जब मैंने खा ली तो उसके बाद मैं प्लेट रख दूंगी बिकॉज आई एम फुल, लेकिन अगर मैं वो प्लेट नहीं रखूंगी और खाती चली जाऊंगी तो क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली स्टमक प्रॉब्लम, डायरिया विल बी देयर, फूड पॉइजनिंग विल बी देयर। ओके, क्या ये पॉइंट क्लियर है अब?
इज इट क्लियर बेटे? ओके ग्रेट। अब आते हैं इंटरेक्शन की तरफ। बेटे मैंने बताया था कि ग्वानिथिडीन, बेथैनिडीन और क्लोनिडीन ऐसी ड्रग हैं जो एक हम हाइपरटेंसिव पेशेंट को देते हैं ताकि उसका बीपी नीचे आ जाए, उसकी हाइपरटेंशन को ट्रीट किया जा सके। डिफरेंट ड्रग्स डिफरेंट तरीकों से एक्ट करती हैं। ये तीनों ड्रग्स हाइपोटेंशन इफेक्ट क्रिएट करती हैं सीएनएस के ऊपर एक्ट करके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर एक्ट करके। साथ ही साथ ट्राइसाइक्लिक डिप्रेसेंट भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर एक्ट करती हैं। अगर कोई शख्स इन ड्रग्स में से कोई मेडिसिन ले रहा हो और साथ ही वो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ले रहा हो, ये दोनों ड्रग्स चूंकि सीएनएस के ऊपर एक्ट करती हैं तो आपस में ड्रग इंटरेक्शन होगा। और इन दोनों की प्रेजेंस में ऐसा होगा कि अगर किसी को हाइपरटेंशन के लिए तुम ये तीनों ड्रग्स दे रहे हो और साथ ही वो मूड एलिविएशन की ड्रग्स भी खा रहा है, तो वो ट्राइसाइक्लिक जो एंटी डिप्रेसेंट हैं वो इनके एक्शंस को, जो ग्वानिथिडीन, बेथैनिडीन और क्लोनिडीन है, उसको एंटेगोनाइज कर देंगे, यानी खत्म कर देंगे। एंटेगोनिस्ट वो होता है जो उसके अपोजिट काम करता है। तो इसका मतलब है हाइपरटेंशन वहीं की वहीं रहेगी, ट्रीट नहीं होगी। आप समझ आ गई है? एम आई क्लियर नाउ? अगला इंटरेक्शन देखो, मोनोअमीन ऑक्सीडेज हमारी बॉडी के अंदर एक एंजाइम है जो मोनोअमीन्स की डिस्ट्रक्शन करता है, यानी कि नॉर एड्रीनालीन, एड्रीनालीन वगैरह की हाइड्रोलिसिस करता है, उन्हें डिस्ट्रॉय करता है, ताकि जब जब भी कोई न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, जब वो अपना काम करता है तो सारा का सारा जो न्यूरोट्रांसमीटर है ना वो रीअपटेक नहीं हो जाता। एक लिमिटेड अमाउंट उसकी रीअपटेक में चली जाती है, बाकी अमाउंट अपनी साइट पे एक्शन परफॉर्म करती है, और जो साइट पे एक्शन परफॉर्म करती है उसके बाद उसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है इस एंजाइम के जरिए और वो बॉडी से खत्म हो जाता है। ये नॉर्मल फिनोमिनन होता है। अब यहां पर क्या हो रहा है, ये मोनोअमीन ऑक्सीडेज जो एंजाइम है ये क्या कर रहा है, ये करता है हाइड्रोलिसिस मोनोमीन्स की, जो कि है नॉरएड्रेनालिन वगैरह। अब जब कोई ऐसी ड्रग खाएंगे जो कि मोनोअमीन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट कर देगी, तो इसका मतलब है जो नॉरएड्रेनालिन की हाइड्रोलिसिस हो रही थी वो अब नहीं होगी। नॉरएड्रेनालिन अपनी जगह पे मौजूद रहेगा, अब तो उसको डिस्ट्रॉय करने वाला कोई है नहीं, जिसके नतीजे में ज्यादा नॉरएड्रेनालिन के फिर प्रेजेंट होने की वजह से हाइपरटेंशन स्फेयर किस्म की क्रिएट हो जाएगी। क्या मैं क्लियर हूं? मैंने तुम लोगों को क्या बताया था, जब कोई ड्रग अपना एक्शन परफॉर्म कर लेती है तो उसने बॉडी से एक्सक्रीट आउट होना होता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए, एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस होती है, वो बॉडी से चली जाती है, वी गेट रिड ऑफ इट बिकॉज इट्स फंक्शन इज डन, इट्स what role the drug has to play is over and now we no more need it। लेकिन अगर ऐसा ना हो और वो बॉडी में ज्यादा देर के लिए पड़ी रहे तो वो काम जो पहले वो मेरे लिए फायदा कर रही थी वो साइड इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। अगर वो पहले मेरे बीपी को जो है वो कंट्रोल कर रही थी, यानी कि बीपी को वो बैक टू नॉर्मल लेकर आ रही थी, ज्यादा देर रहने की वजह से वो नॉर्मल से भी नीचे चला जाएगा, तो मैं हाइपरटेंशन से हाइपोटेंशन में चली जाऊंगी, ब्रेडिकार्डिया विल बी देयर विच इज ऑल्सो नॉट गुड। आप समझ आइए इंटरेक्शन की? क्लियर है? ओके ग्रेट ग्रेट। प्लीज आते हैं हम फार्मेकोकाइनेटिक्स की तरफ। ऑरल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद जो है वो वेल एब्जॉर्ब्ड होते हैं, सीएनएस में पेनिट्रेट हो जाते हैं क्योंकि ये लिपोफिलिक होते हैं। ठीक है, हमेशा जो चीज लिपोफिलिक होगी उसकी पेनिट्रेशन अच्छी होगी, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन भी लिपिड बायलेयर है और ड्रग भी अगर लिपिड होगी तो लाइक डिजोल्व लाइक, ऑयल में ऑयल आसानी से मिक्स हो जाता है, ऑयल में वाटर इज नॉट मिक्स दैट इजीली। सो इस वजह से इसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी है और सीएनएस में भी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी अच्छे से पेनिट्रेट करता है। लिवर में मेटाबोलाइज होते हैं और इनएक्टिव जो मेटाबोलाइट्स हैं वो किडनी के जरिए बॉडी से एक्सक्रीट आउट होते हैं। कौन कौन सी कंडीशन में यूज करते हैं? डिप्रेशन में, पता तो होना चाहिए, पैनिक डिसऑर्डर में यूज करते हैं इसको, एन्यूरेसिस में यूज करते हैं। व्हाट इज एन्यूरेसिस बाय द वे? व्हाट इज एन्यूरेसिस? एनीबॉडी?
हाँ जी बेटे, एन्यूरेसिस क्या होता है? यस, थैंक यू बेटे अरूज। ठीक है, तो उस वक्त भी हम इसको यूज करेंगे। क्रॉनिक पेन के अंदर इसको यूज करेंगे, जो कि डायबिटिक न्यूरोपैथी वगैरह में होती है। बुलीमिया में इसको यूज किया जाता है, विच इज एन ईटिंग डिसऑर्डर। अच्छा, साइड इफेक्ट्स की तरफ आ जाते हैं। एंटीकोलिनर्जिक, एट्रोपिन लाइक एंटी मस्करेनिक इफेक्ट्स, जो मैंने तुम्हें बार बार बताए हैं, क्योंकि ये उसके अपोजिट काम करता है एसिटाइल कोलिन के। तो एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स इसके हैं ही हैं, ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन, ब्लड विजन, टैकीकार्डिया, यूरिन रिटेंशन, ऑल दैट। देयरफॉर केयर शुड बी गिवन इन एल्डरली पेशेंट। एल्डरली पेशेंट में ऑलरेडी यूरिनरी रिटेंशन वगैरह का इशू होता है, तो वहां पर यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा हो सकती है, इसलिए इसको जो है वो ज्यादा उससे दिया जाता है कॉशन के साथ। द एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट में प्रेसिपिटेट ग्लूकोमा। ये एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट जो है वो ग्लूकोमा वगैरह को भी डिस्कवर कर सकता है। प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट मीन उसकी अक्रेंस करवा सकता है। ग्लूकोमा क्या होता है? मोतिया को कहते हैं। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर, आंखों का, मोतिये की बात करें। पोस्टरल हाइपोटेंशन कॉज करता है। पोस्टरल हाइपोटेंशन का मतलब यह है कि जब हम ये ड्रग खाते हैं तो अगर हम लाइंग डाउन पोजीशन में हैं तो बीपी चेंज हो जाएगा, बैठेंगे चेंज होगा, खड़े होंगे चेंज होगा। पोस्टरल हाइपोटेंशन का दूसरा नाम ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन भी होता है। ठीक है, इस वजह से ऐसी ड्रग्स जो पोस्टरल हाइपोटेंशन करती हैं उनको खा के ना ड्राइव करना चाहिए, ना चलने फिरने के काम करने चाहिए। ऐसी ड्रग्स ज्यादातर रात को ली जाती हैं, लाइंग डाउन एक ही पोजीशन होती है। दे परफॉर्म देयर इफेक्ट, यू आर नॉट चेंजिंग योर पोजीशन एवरी नाउ एंड देन, and thus they are safe to use, but they are not safe to use when you ingest them and go for a walk or driving or run or close to the fire, whatever the case may be. कार्डियक एरिथमियाज भी ये कॉज करते हैं। सडेशन भी इनसे होती है, सडेशन तो होगी ही होगी। उसके बाद है मैनियक एक्साइटमेंट एंड डिलीरियम इफ गिवन टू पेशेंट ऑफ मेनिया। अगर ऑलरेडी एक पेशेंट मेनियक का पेशेंट है, उसको ये दे दोगे तो मेनियक एक्साइटमेंट ही होगी, डिलीरियम, डिफिकल्टी इन स्पीच हो जाएगी, डिप्रेसिव कंबाइंड इलनेस होगी, डिप्रेसिव इफेक्टिव डिक्रीव्ड एंड मेनियक इफेक्ट बिकम्स प्रोमिनेंट। एक बंदा जिसको मेनिया है उसको जब ये दोगे तो डिप्रेसिव इफेक्ट जो है वो सेकेंडरी कंडीशन बन जाएगा और उसकी जो मेनियक कंडीशन होगी वो हावी हो जाएगी, प्रोमिनेंट हो जाएगी। वेट गेन हो जाता है इसमें, ट्रेमर्स हैं, सेक्सुअल डिस्टर्बेंसेस हैं एंड सीजर्स हैं। एंड हियर वी कम टू एन एंड ऑफ ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। ठीक है, अगली क्लास पढ़ने लगी हूं। अगली क्लास है मेरे पास सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। सेरोटोनिन के स्पेलिंग ठीक कर लो, NON नहीं है, NIN है, ये मिस प्रिंटिंग है बुक में। SSRIs भी कहते हैं इनको। The selective serotonin reuptake inhibitors are a new group के में ई नहीं आता, of antidepressant drugs that specifically inhibit serotonin reuptake. Compared with tricyclic antidepressant, the SSRIs cause less anticholinergic effect and lower cardiotoxicity. Drugs in this group are fluoxetine, fluvoxamine, paroxetine, sertraline and venlafaxine. अच्छा, venlafaxine प्लीज मैं बता दूं, ये वेनलफेक्सिन या वेनलाफेक्सिन कुछ भी लोग कहते हैं, आई कॉल इट वेनलफेक्सिन। तो ये ड्रग जो है ये सेलेक्टिव सेरोटोनिन नहीं है, ये सेलेक्टिव नॉर एपिनेफ्रीन रीअपटेक इनहिबिटर है। ये SNRI की एग्जांपल है, यू कैन राइट इट हियर, लेकिन ये नॉर एपिनेफ्रीन में आती है। ठीक है, उन्होंने कंबाइन करके इधर लिख दिया क्योंकि अगली क्लास का जिक्र ही नहीं किया हुआ। अच्छा, पहले जो तुमने मेरे साथ क्लास पढ़ी, मैंने तुम्हें कहा बड़ी अच्छी क्लास है, सारे अच्छे काम करती है ट्राइसाइक्लिक, लेकिन नुकसान क्या है? नॉन सेलेक्टिव एक्शन है। ऐसे काम भी करती है जो हमें नहीं चाहिए, एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट हमें नहीं चाहिए उसका, हमें उसकी कार्डियोटॉक्सिसिटी नहीं चाहिए। उसके बरक्स ये सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक खाली सेरोटोनिन की रीअपटेक को इनहिबिट करते हैं और किसी चीज के साथ छेड़खानी नहीं करते, डिप्रेशन को भी ट्रीट कर देते हैं, सेलेक्टिवली अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। क्लास ही तुम्हें नाम से ही कह रही है कि मैं सेलेक्टिव हूं, मेरा नाम है SSRI, मैं सिर्फ सेरोटोनिन के साथ छेड़खानी करती हूँ कि मैं उसके रीअपटेक को रोकती हूँ और मैं कुछ नहीं करती। ये हमारे लिए आइडियल ड्रग होगी। ना ये कार्डियोटॉक्सिसिटी करवाएगी, कार्डियक इफेक्ट जो ट्राइसाइक्लिक करवा रहे थे, ना ये एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट करवाएगी,
ये मेरा प्रिफर्ड एजेंट होगी। इसलिए अब एंटी डिप्रेशन में इन्होंने जो है वो ओवरकम कर लिया है ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स को। ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट की तरफ तभी जाते हैं जब बाकी ड्रग्स काम नहीं करती। जो इसकी एग्जांपल्स हैं वो नीचे लिखी हुई है, याद कर लेना। उसके अलावा इसके साइड इफेक्ट्स में है डिलेड इजैक्यूलेशन, ओवरडोजेस कैन कॉज नो टॉक्सिसिटी। ओवरडोज से कार्डियो टॉक्सिसिटी तो कोई नहीं होगी, सीजर्स हो सकते हैं, लॉस ऑफ लिबिडो इज देयर। और मोनोमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर अगली क्लास है, उसको भी मैंने अच्छे से करवाना है। मैं आज यहीं पे लेक्चर छोड़ रही हूँ, आज के लिए इतना ही एब्जॉर्ब करो ये। और नेक्स्ट जो है आगे एपिलेप्सी मिर्गी जो है मैं नेक्स्ट टाइम कवर करवाऊंगी। यहाँ पर प्लीज स्टॉप इट हियर, मार्क योर अटेंडेंस, send it in WhatsApp group so I can forward it. And I will see you next week. Have a nice weekend. For God's sake, start reading now. No more wastage of time. Okay? You cannot afford to waste any more time. अगेन बार बार कह रही हूँ ना, पेपर आसान आना है ना तुम्हें ऐसे किसी ने प्रमोट कर देना है। यूएचएस का पेपर है, अपना स्टैंडर्ड है, फार्माकोलॉजी में सबसे ज्यादा सप्लियां आई हैं। डोंट प्ले विद योर फ्यूचर एंड योर पेरेंट्स मनी। Best of luck. Any problem, drop me a message anytime, anywhere. Whenever I will have time, I'll get back to you. Take care, bete. Allah Hafiz.